साथ मनोज सक्सेना बुलेटिन की शुरुआत करें इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राजसमंद के चारभुजा से बड़ी खबर आ रही है। स्कूल की जर्जर हालत से नाराज ग्रामीणों ने तालेबंदी कर दी। राजकीय प्राथमिक विद्यालय निमड़ी पर ग्रामीणों ने तालेबंदी की है। विपर्जॉय तूफान के समय स्कूल का बरामदा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग ने कार्रवाई नहीं की, मरम्मत नहीं कराई। स्कूल में विद्यार्थियों पर हर पल हादसे का खतरा मंडराए रहता है। नाराज ग्रामीणों ने आज स्कूल के गेट पर तालेबंदी कर अपनी नाराजगी जाहिर की है। चारभुजा थाना क्षेत्र के जनावत पंचायत का ये पूरा मामला, जहां पर ग्रामीण नाराज आए हैं स्कूल प्रशासन की लेट लतीफी की वजह से। चूंकि यहां पर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि कई साल बीत चुके लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। नीमड़ी वाला ने आज स्कूल के ताला लगाया है, बच्चे अंदर नहीं जा सकते, बिल्डिंग गिर रही है। 1.5 साल से प्रशासन को हमने कई बार अवगत कराया, प्रशासन ने हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं की। वर्तमान एमएलए साहब को हमने कई बार 1 साल से कह रहे हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। हमारी बिल्डिंग गिरी हुई है, अंदर बच्चे अंदर जाते हैं, 2-4 बच्चों की लग गई है और कल और पट्टियां टूट के गिरी है। अगर कोई बच्चे की हानि हो जाएगी, प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। हम गाँव वासी आज अल्टीमेट देते हैं 7 दिन के अंदर हमारी अगर कार्रवाई सुनवाई नहीं की तो हम जोधपुर हाईवे रोड को जाम करेंगे और हम पूरे गाँव वहीं बैठे रहेंगे। तालेबंदी का नाराजगी यहाँ पर बच्चों के साथ उनके परिजन अभिभावक कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है। नाराज ग्रामीण को साफ तौर पर कहना है कि हम यहाँ से तब तक नहीं उठने वाले जब तक यहाँ पर मरम्मत का काम शुरू नहीं होगा। दरअसल बारिश का मौसम है, जर्जर हालत है, बरामदा पहले ही गिर चुका है और ऐसे में हादसे का डर अभिभावकों के अंदर, लिहाजा अभिभावकों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए तालेबंदी कर दी है। राजसमंद के चारभुजा के सरकारी स्कूल की तस्वीरें हैं। स्कूल की जर्जर हालात से नाराज ग्रामीणों ने तालेबंदी की और साफ तौर पर कहा कि स्कूल प्रशासन जब तक मरम्मत का कार्य शुरू नहीं कराता है तब तक वो यहां से नहीं हटने वाले हैं, डटे रहेंगे। तस्वीर आपके सामने है, देखिए किस तरीके से बरामदा क्षतिग्रस्त हो चुका है। ये विपर्जॉय तूफान के वक्त की तस्वीरें हैं और अभी तक हालात ऐसे ही हैं, यानी कि कोई मरम्मत नहीं हुई। दौसा से बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं जहां पर भारी बारिश से मकान गिरा है। कालोखा गांव में आपको बता दें कि मकान गिरने से हादसा तक हो गया। हादसे के वक्त खेत पर मकान मालिक बैठा हुआ था। खबर यह कि मकान गिरने से जनहानि नहीं हुई है तो राहत। नेबरहुड की उषा मुरली ने प्रोजेक्ट 13 के लिए न्यूज 18 को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ पौधे नहीं लगाने हैं बल्कि उन पौधों का पोषण भी करना है। उन्होंने लोगों से अपने माता पिता, बच्चों और दूसरे प्यारे लोगों के नाम पर पौधा लगाने की अपील की है। Usha ji is here who is wanting to green our neighborhood. One of the things is trees also need care and nurturing. So when you care for them and when you talk to them, is it also great? Very therapeutic, and we have now children who have planted the trees, asking their parents that they want to visit it every day and see how is it growing. Children are the best ambassadors, so we got a lot of children involved, and we told parents, plant one tree, each one plant one, nurture one. The whole idea is you got to nurture. It's not enough planting trees, and plant in the name of your children, plant in the name of your parents, or in the memory of some loved ones, or an important date. You know, there's an emotional connect. And then look after, even tag it, put your name and visit it every day. So it's not about planting trees, it is about looking after the trees and adopt trees. So we're saying be a tree parent or but here it's not just beneficial for the tree, it's also beneficial for us, sir. Very much. It's everything. It's the biodiversity changes. The moment the biodiversity changes, when you hear the birds, the little, even the mongoose start coming, there are a lot of other even snakes. It's very healthy to have in our environment. That's part of the biodiversity. If you want to control the rat population, you need snakes. So it's everything. It's not only our health, our mind, body, soul,
but it's healthy for a lot of things. Plant trees in your neighborhood, green your neighborhood. और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोटा से बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, जहां पर वन विभाग के नोटिस देने के बाद भी देर रात हंगामा हुआ है। रोजड़ी गांव के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। मंत्री मदन दिलावर के घर के बाहर धरना देकर हंगामा किया गया है। वन विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों ने प्रदर्शन किया। वन विभाग पर अवैध वसूली करने का आरोप दरअसल लोग लगा रहे हैं। मकान तोड़ने की नोटिस देने के बाद लोगों ने जबरदस्त तरीके से विरोध जताते हुए हंगामा किया। डीएसपी, सीआई सहित पुलिस का जाब्ता इस दौरान तैनात रहा है। तस्वीरें आपके सामने है। वन विभाग के नोटिस देने के बाद किस तरह से हंगामा वहां पर बरपा है, कोटा की तस्वीर है। मकान तोड़ने की नोटिस देने के बाद लोग जबरदस्त तरीके से आक्रोश जताते हुए सड़कों पर उतर आए। डीएसपी, सीआई सहित तमाम पुलिस के बड़े अधिकारियों को वहां पर पहुंचना पड़ा। परेशान करे हार के नोटिस दे रहे गरीबों के। हमने तो जाने कैसे फॉरेस्ट वालों ने पहले तो हमें जगह दे दी, फिर हमसे पैसे ले लेके मकान तोड़ रहे हैं। हमारे 10-10 हजार 20-20 हजार हमसे लिए उन्होंने, और अब मकान डसाने आ रहे हैं हमारे। हमको रात दिन परेशान कर रहे हैं ये लोग। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस ने चोरी की मोटरसाइकिल का जखीरा जब्त कर लिया है। जंगल में चोरी की 12 साइकिल छुपाकर रखी थी। नंद मार्ग स्थित नाले के पास जंगल में बाइकों को छुपाकर रखा गया था। एक आरोपी की निशानदेही पर जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस दोपहर तक माना जा रहा है कि पूरे मामले का खुलासा कर सकती है। अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है। ये चोर कौन थे, आखिरकार ये बाइक कैसे आई, इसका तो पता नहीं लग पाया, लेकिन 12 चोरी जो बाइक की गई थी उनका जखीरा जरूर बरामद किया गया है। और एक आरोपी की निशानदेही पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। हनुमानगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतमाला सड़क परियोजना के नाम पर सैकड़ों ट्रैक्टर खुदबर्द किए गए हैं। परेशान 3 ट्रैक्टर मालिक पानी की टंकी पर चढ़ गए। ट्रैक्टर खुदबर्द होने पर ग्रामीणों ने ठगी का पता लगा लिया है। परेशान 3 युवक सुरावली गांव में पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि पहले गोलूवाला पुलिस बरामद कर चुकी है 5 ट्रैक्टर। भारतमाला परियोजना के अधिकारियों ने कहा कि हमने ट्रैक्टर नहीं लिए। तो यहाँ पर देखिए लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर। पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जताते हुए तमाम लोग भारतमाला सड़क परियोजना के नाम पर सैकड़ों ट्रैक्टर खुदबर्द किए गए, और इसी की नाराजगी जताने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं पानी की टंकी पर। राजू रामगढ़िया हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राजू रामगढ़िया, पुलिस तो कह रही है कि हमने नहीं उठाए हैं, तो फिर ये मसला है क्या, जरा तफसील से बताइए, और कोई समझाइश का नतीजा अब तक? राजू रामगढ़िया, आप तक आवाज पहुंच रही है? पुलिस जी, गंगानगर करीब आवाज नहीं आ पा रही है, फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। परियोजना के नाम पर सैकड़ों ट्रैक्टर खुदबर्द किए गए और इसी को लेकर ग्रामीण नाराज नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे की करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली के दौरे के बाद अब जयपुर लौट आए हैं। कल दिल्ली में आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल ने तमाम मैराथन मुलाकातें की थी। कल दिल्ली पहुंचते ही एयरपोर्ट पर सीधे वो यहां से संसद भवन पहुंचे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से उन्होंने मुलाकात सबसे पहले की। ईआरसीपी की वर्तमान प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर माना जा रहा है कि मुलाकात में चर्चा की गई, जानकारी ली गई। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से भी करीब 1 घंटे तक मुलाकात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की चली है। अमित शाह से प्रदेश के कई सियासी मसलों पर चर्चा हुई। अमित शाह से मुलाकात के बाद दिल्ली से जयपुर मुख्यमंत्री लौट आए हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल दिल्ली के दौरे पर थे और मैराथन बैठकों का दौर चलता रहा। सबसे पहले केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की, जिसमें ईआरसीपी की वर्तमान प्रगति को लेकर चर्चा की गई, कैसे ईआरसीपी को अमल में लाना है, इसको लेकर भी बातचीत हुई। और इसके बाद अमित शाह से भी यानी कि गृह मंत्री से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 1 घंटे की मुलाकात के बीच माना जा रहा है कि जो सियासी मसले हैं राजस्थान से जुड़े हुए, उसको लेकर
चर्चा की गई है। और वही खबर यह मिल रही है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो उस कार्रवाई में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग से संबंधित दरअसल आज सवाल जवाब होने हैं। मुख्यमंत्री का भरतपुर जाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। भरतपुर की जिला कार्य समिति बैठक में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन उससे पहले विधानसभा की कार्रवाई में भी शामिल होना है। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, मुख्यमंत्री की वहां पर मौजूदगी होगी। चूंकि मुख्यमंत्री से जुड़े विभाग से संबंधित आज सवाल जवाब होने हैं, लिहाजा उनकी विधानसभा में आज मौजूदगी देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ खबर यह भी मिल रही है कि भरतपुर जाने का उनका कार्यक्रम है। दरअसल भरतपुर की जिला कार्य समिति बैठक में मुख्यमंत्री आज शामिल होंगे। तो मुख्यमंत्री का आज पूरे दिन का कार्यक्रम क्या रहने वाला, जरा इस पर भी नजर डाल लीजिए। 11 बजे वो विधानसभा पहुंचेंगे, सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। चूंकि मुख्यमंत्री से जुड़े तमाम जो विभाग हैं उनसे संबंधित सवाल जवाब होने हैं। साथ ही भरतपुर जाने का भी मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है। वजह भरतपुर की जिला कार्य समिति की बैठक में मुख्यमंत्री को शामिल होना है। आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही संज्ञान लिया है। साथ ही सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है। पूरा मसला देखिए इस रिपोर्ट में। आनंदपाल एनकाउंटर में नया मोड़। सबसे बड़ा गैंगस्टर, सबसे बड़ा ट्विस्ट। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट हुई खारिज। आरोपी पुलिस कर्मियों पर चलेगा मुकदमा। क्या आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी था? राजस्थान के चर्चित आनंदपाल सिंह एनकाउंटर केस में अब नया मोड़ सामने आ गया है। इस मामले में अब एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने पुलिस के खिलाफ ही प्रसंज्ञान लिया है। ये वो पुलिसकर्मी हैं जो आनंदपाल सिंह एनकाउंटर में शामिल थे। वहीं कोर्ट की ओर से सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया गया है, जिस पर कोर्ट ने कुछ सवाल भी खड़े किए। इसके बाद कोर्ट ने एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दिए हैं। 24 जून 2017 को गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के मामले में एसीजेएम सीबीआई केसेज कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट को अस्वीकार कर दिया है। गौरतलब है कि आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज की ओर से भारी आक्रोश व्यक्त किया गया था। प्रदेश भर में राजपूत समाज का गुस्सा उबल कर सामने आया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने यह मामला सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया था। आपको बता दें, आनंदपाल 24 जून 2017 को चूरू में हुए एनकाउंटर में मारा गया था, जिसे फर्जी बताते हुए खूब बवाल हुआ था। गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद उसके परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए कोर्ट में चैलेंज किया था। आनंदपाल की पत्नी के वकील ने तर्क दिया कि आनंदपाल के शरीर पर चोट के निशान थे। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दी गई रिपोर्ट साफ बताती है कि आनंदपाल को बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जो कि फर्जी एनकाउंटर की ओर इशारा करती है। वहीं कोर्ट में मौका नक्शा पेश करने के बाद आनंदपाल की पत्नी के वकील भंवर सिंह राठौड़ ने कोर्ट को बताया कि जिस तरह से चश्मदीद के बयान और डॉक्टर की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक आनंदपाल पर गोलियां 3 से 5 फुट के करीब से चलाई गई थी। इसके अलावा डॉक्टर की रिपोर्ट में आनंदपाल के शरीर पर मारपीट और चोट के निशान हैं। घटना का एकमात्र आई विटनेस उसके बयान कराए। उसके बाद में न्यायालय ने सब बयान और आए रिकॉर्ड पर आए साक्ष्य को देख करके राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, सोहन सिंह, धर्मपाल, विद्या प्रकाश, धर्मवीर और कैलाश चंद्र के खिलाफ 302 में प्रसंज्ञान लिया है। वह मुझे ये निर्देश दिए हैं कि आप गवाह सूची पेश करें 16 अक्टूबर से और इसकी पैरवी करें। गौरतलब है कि 3 दर्जन से ज्यादा मामले वाले राजस्थान के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आनंदपाल को
24 जून 2017 की रात को मार दिया गया था, जिसे कथित तौर पर एनकाउंटर बताया गया था। सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पूरी करते हुए करीब 2 साल पहले इस मामले में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी, जिसको आनंदपाल की पत्नी राज कंवर द्वारा कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इस मामले में सीबीआई कोर्ट ने संज्ञान लेकर अब सीबीआई की ओर से पेश की गई चार्जशीट को अस्वीकार कर दिया है। अब इस मामले में आगे कहीं ना कहीं उन तमाम अधिकारियों की मुसीबत बढ़ने वाली है जो इस एनकाउंटर में सम्मिलित थे। आनंदपाल एनकाउंटर केस में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट अस्वीकार करने और पुलिस अधिकारियों पर मुकदमा चलने के आदेश के बाद आनंदपाल के परिवार का बयान सामने आया है। आनंदपाल के भाई मनजीतपाल सिंह ने कहा कि यह संघर्ष की जीत है। उनके भाई आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी था। मनजीतपाल ने कहा कि हमें उम्मीद है कि कानून इन्हें सजा देगा और जल्द से जल्द सजा भी मिलेगी। तो पहली सीढ़ी पार की गई जीत, ये संघर्ष की जीत बताया जा रहा है आनंदपाल के भाई की तरफ से। 7 पुलिस वालों के खिलाफ आपको बता दें कि हत्या का मुकदमा चढ़ेगा, क्योंकि गैंगस्टर आनंदपाल के परिवार का बयान इसमें सामने आया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने इस एनकाउंटर को फर्जी बताया है और इसी को लेकर परिवार के लोग साफ तौर पर इसे संघर्ष की जीत बता रहे हैं। कोर्ट ने जो आज आदेश दिए हैं वो सर्व समाज की जो लड़ाई थी सामवाद आंदोलन को लेकर, भाई साहब के फर्जी इनकाउंटर को लेकर जो लड़ाई थी, उस लड़ाई में आज ये सभी लाखों लोगों की जीत हुई है। और जिन्होंने संघर्ष किया और न्याय के जो बीज बोए, आज उसका परिणाम कोर्ट ने हमें दिया है और कोर्ट ने सच्चाई सामने लाए, दूध का दूध और पानी का पानी किया। आनंदपाल एनकाउंटर केस पर कोर्ट के फैसले के बाद राजगढ़ विधायक मनोज न्यांगली का बयान सामने आया है। विधायक मनोज ने कहा है कि सबको मालूम था कि आनंदपाल का एनकाउंटर फर्जी है। उम्मीद है आनंदपाल के परिवार को अब न्याय मिलेगा। न्यायालय ने फैसला किया पूरी पत्रावली का मद्देनजर रखते हुए, और पत्रावली में जो तथ्य आए उनकी आधार पर कोर्ट ने प्रसंज्ञान लिया। और कोर्ट ने जो प्रसंज्ञान लिया तो आप सब जानते हैं कि कोर्ट ने बड़ी गहराई से उस तथ्यों को जांचने के बाद ही प्रसंज्ञान लिया। और ये लोगों की मांग थी, सीबीआई जांच इसीलिए कराई गई थी कि एनकाउंटर आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर फर्जी हुआ है और सीबीआई में क्लोजर लगाने में वो सफल रहे, लेकिन न्यायालय से न्याय मिला। इसलिए मैं तो न्यायालय का, न्यायपालिका का धन्यवाद करना चाहता हूं। और हमारे पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जो लड़ाई थी कि सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच में फर्जी एनकाउंटर में जो दोषी उनके लिए कार्रवाई हो, आज वो न्यायालय ने न्याय दिया उस परिवार को भी और जो संघर्ष करने वाले लोगों को भी। इसलिए न्यायपालिका का बहुत बहुत आभार। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने मामले में पुलिस अधिकारियों और जवानों को प्रथम दृष्टया हत्या का आरोपी मानते हुए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश पर मारवाड़ राजपूत समाज भवन के अध्यक्ष हनुमान सिंह खाकटा ने कहा कि न्याय की जीत है। बता दें कि एनकाउंटर के बाद राजपूत समाज ने आक्रोश व्यक्त करते हुए प्रदेश भर में बड़े प्रदर्शन किए थे। इस पर सीबीआई ने राजपूत समाज के नेताओं पर भी मुकदमे दर्ज किए थे। कोर्ट के आदेश के बाद राजपूत मारवाड़ सभा भवन के अध्यक्ष हनुमान सिंह से खास बातचीत की हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने। 2017 को गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर मामले में एसीजेएम सीबीआई मामलात कोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट को खारिज करते हुए संज्ञान लिया है और इस मामले में 7 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को 302 का प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए मामले में सुनवाई शुरू की है। अक्टूबर महीने से इस मामले में गवाही शुरू हो जाएगी। जिनके ऊपर पुलिस ने केस भी किया था वो आज हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। सर, एक बड़ी जीत है आप लोगों की। आपने लगातार जो है सीबीआई से जांच करवाकर इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की थी। ये जब घटना घटी तब सभी समाज के लोगों ने कहा था कि ये एनकाउंटर है और बिल्कुल इन्होंने फर्जी तरीके से उसके साथ में धोखे से उसकी हत्या की गई और इसके पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, परंतु पुलिस प्रशासन ने इस मामले को दबा दिया। उसके बाद में सबकी एक ही मांग थी कि ये सीबीआई में इसकी जांच कराई जाए। तो सीबीआई में जांच देने के बाद में पुलिस अधिकारियों ने उसके अंदर भी अपनी मिलीभगती से और इस मामले को दबा दिया गया। और अब कोर्ट से न्याय की उम्मीद थी, वो जरूर हमारे को अब ये न्याय मिली है।
सर निश्चित तौर पे कोर्ट में जब सूक्ष्म अनुसंधान होगा तो दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन आपके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए थे। बिल्कुल, वो झूठे मुकदमे दर्ज हुए, तो हमें भी अब कोर्ट में जब ये मुलजिम बनेंगे तब सामने आ जाएगी हकीकत कहानी क्या थी। जो हम लोग सब निर्दोष हैं, तो निर्दोषों को अब कोर्ट से न्याय, हमारे को राहत मिलेगी, न्याय मिलेगी। हमें पूरी उम्मीद है, कोर्ट के ऊपर भरोसा है कि वो न्याय देंगे। कोर्ट पर भरोसा है। फिलहाल अगर बात करें तो ये थे हनुमान सिंह कांगटा, जिनके ऊपर जो है तत्कालीन समय में दंगे भड़काने का और इस तरह के आरोप लगाकर मुकदमे दर्ज किए गए थे, जबकि इनका कहना है कि वे जो है न्याय की मांग करने के लिए सीबीआई के अधिकारियों के साथ बैठकर या जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके साथ बैठकर नेगोशिएशन कर रहे थे, लेकिन इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए। ये कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान। और राजधानी जयपुर से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर पीएचईडी से जुड़ी हुई है। पीएचईडी में महाभ्रष्टाचार की सभी परतें खोलने में लगातार ईडी जुटी हुई है। ट्रांसफर, पोस्टिंग और जांच से जुड़े महाभ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी गई है। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए थे ये महाभ्रष्टाचार। ट्रांसफर, पोस्टिंग के पीछे वसूली का लंबा चौड़ा बड़ा खेल खेला गया था। चहेते अधिकारियों से अनैतिक कार्य करने के भी सबूत मिले हैं। ईडी के तत्कालीन मुख्य अभियंता प्रशासन को तलब किया गया है। तत्कालीन मुख्य अभियंता राकेश लोहाड़िया से ईडी ने पूछताछ की है। एईएन, एक्सईएन, एसई, एडीसीई के ट्रांसफर, पोस्टिंग की संपूर्ण जानकारी मांगी गई है। पूर्व पीएचईडी मंत्री महेश जोशी और संजय बड़ाया पर भी गंभीर आरोप हैं। घूस देकर भ्रष्टाचार के कारनामों पर पर्दा डाला गया था। अनैतिक कार्य नहीं करने वालों को प्रताड़ित तक किया गया था। कई अधिकारियों ने ईडी को लिखित में जवाब भी दिए हैं। राकेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। राकेश, कुल मिलाकर पीएचईडी में बहुत बड़े खुलासे महाभ्रष्टाचार से जुड़े हुए हम उम्मीद करें कि आने वाले समय में होंगे और मुश्किलें संजय बड़ाया की गिरफ्तारी के बाद महेश जोशी की भी बढ़ सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने संजय बड़ाया और पीएचईडी के अधिकारियों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में चूंकि अधिकारियों ने ये आरोप पूर्व मंत्री पर लगाए थे कि उन्होंने कई अधिकारियों को मजबूर किया था कि संजय बड़ाया के आदेशों की पालना करें। अगर उसके संजय बड़ाया के आदेशों की पालना नहीं की जाती थी तो उन पर ट्रांसफर, पोस्टिंग के साथ साथ एपीओ और उनको चार्जशीट दी जाती थी, यानी एक तरीके से यातनाएं दी जाती थी। साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर एक बहुत बड़ा ब्लैक मनी जो है वसूल की जाती थी जलदाय प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा, और ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा लेने के बावजूद भी उनको दूसरी जगह फिर ट्रांसफर किया जाता था, यानी फिर से पैसे की वसूली की जाती थी। एक बहुत बड़ा नेक्सस ये बना हुआ था पिछली सरकार के कार्यकाल में, और कई अधिकारियों ने लिखित में बयान जो है ईडी को दिए हैं। ईडी ने इन बयानों के बाद जो तत्कालीन मुख्य अभियंता राकेश लोहाड़िया हैं उनसे पूछताछ मांगी, साथ ही ट्रांसफर पोस्टिंग के जो ऑर्डर थे वो भी जारी किए मांगा था। लेकिन यहाँ ये बात है कि कनिष्ठ अभियंता तक के स्तर जो है मुख्य अभियंता करते हैं, लेकिन शासन सचिवालय द्वारा बड़े ट्रांसफर किए गए थे, जिसमें सहायक अभियंता, एक्सचेंज सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर और चीफ इंजीनियर, यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी का उपयोग हुआ है। और इस ब्लैक मनी को किस तरीके से निवेश किया गया है इसके बारे में ईडी जांच कर रही है। साथ ही जो विभागीय जांच थी, खासतौर पर घटिया किस्म के पाइपलाइन लगाना या दूसरी अन्य जो सामग्रियां हैं उन जांचों को दबाने के लिए भ्रष्टाचार के कारनामों को कुल मिलाकर महाभ्रष्टाचार है, सिर्फ हम भ्रष्टाचार नहीं कह रहे हैं। और माना ही जा रहा है कि ईडी तमाम कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जैसे कि एक बड़ा नेक्सस जो खुलकर सामने आएगा, बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोटा का रुख करते हैं, बड़ी खबर आ रही है जहां पर करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई है। बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। ग्रामीण इस मामले में जबरदस्त तरीके से गुस्से में है। हंगामे के हालात को देखते हुए पुलिस ने अब भारी जाब्ता भी तैनात कर दिया है। बारिश के चलते आपको बता दें कि विद्युत पोल गिर गया था। घर में करंट फैलने से तड़प तड़प कर मां बेटी की मौत हो गई। पुलिस, विद्युत और प्रशासनिक अधिकारी समझाइश कर रहे हैं। चेचट थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ओम प्रकाश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। ओम प्रकाश, बेहद ही दर्दनाक ये खबर कही जा सकती है, दुखद ये खबर कही जा सकती है कि एक विभाग की लापरवाही की वजह से मासूम की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है। किस तरह के हालात वहां पर? देखिए, फिलहाल हंगामे के हालात बने हुए हैं। ग्रामीणों में भारी आक्रोश है, पूरा गांव
मौके पर एकत्रित हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी नहीं बल्कि विद्युत विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर समझाइश कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले ग्रामीणों का आक्रोश इतना था कि विद्युत विभाग के कर्मचारियों को मौके से भगा दिया गया। फिलहाल समझाइश का दौर जारी है। मेडिकल बोर्ड से मौके पर ही पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया थोड़ी देर बाद शुरू की जा सकती है, लेकिन ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। 11 kV की विद्युत लाइन थी जो मकान पे गिर गई और देर रात को जब हादसा हुआ तब तड़प करंट लगने से मां बेटी की मौत हो गई। चलिए देखना होगा अब क्या एक्शन विद्युत विभाग के खिलाफ होगा। तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरों का सिलसिला जारी है।